यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेज में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आज मैं आप लोग को पॉलिटी के पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। यह बताया गया था कि बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें यह भी बताया गया था कि यह वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय राज्य व्यवस्था बीपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ आपको राज्य स्तरीय जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपको यह काम आएगा। तो ध्यान दीजिए, आज इससे पहले राज्य व्यवस्था में जो बेसिक स्टार्ट किया गया था पॉइंट, आपको भारतीय संविधान के बारे में बताए थे। उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताए हैं। इसमें बताए थे कि भारत के संवैधानिक विकास में 2 भागों में बांटा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन सरकार के शासन के अंतर्गत। ये दोनों पॉइंट आपको पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया था। आप उसको फिर से देख लीजिएगा और यह शुरू से लेके लास्ट तक के वीडियो देखिएगा। इसमें आपको एक एक पॉइंट बताया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि भारत का संवैधानिक विकास 2 भाग में बांटे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसमें बताए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। ये सब पॉइंट आपको बताया गया था। बताए थे कि इसके आगे फिर वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट बताया जाएगा। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था। पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कब किया गया था, किस एक्ट के तहत किया गया था। तो बताएंगे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। 1773 की संज्ञा दी गई। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 की संज्ञा दिया गया। इस तरह से पूछा भी जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 की संज्ञा दी गई, वह कौन दिए थे। तो यह प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति के सिफारिश पर दिया गया था। नेक्स्ट है आपको कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में
2 संस्थाएं, इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाया गया था। एक निदेशक मंडल और दूसरा स्वतःधारी मंडल। निदेशक मंडल और स्वतःधारी मंडल। नेक्स्ट है फिर इसी तरह यह भी बताया गया था कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार दिया गया था। इसी के तहत बताए थे अभी आपको कि कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाए गए, एक निदेशक मंडल और दूसरा स्वतःधारी मंडल। उसके बाद फिर बताया गया कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था तथा सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के अंतर्गत मतलब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस तरह से आप अपने कॉपी और पेन सामने रखिए और एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम्स व्यू से दिया गया है, ये आपको बहुत ज़रूरी होगा। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिए और जिस तरह से समझाया जाता है उस तरह से समझिए और पढ़िए अच्छे से। यह आपको बहुत ज़रूरी है, काम की है। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ध्यान दीजिए। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज को ही बोलते हैं क्राउन, ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। यह पिट्स इंडिया एक वैधानिक दस्तावेज था जो अधिकृत भारतीय राज्य के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व को दावे का वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। इसको अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल से नियंत्रण किया जाता था, जिसमें 6 सदस्य को चुना गया था। कितने सदस्य को चुना गया था? 6 सदस्य के। इस 6 सदस्य में से
एक राज्य सचिव थे, एक उसका राज्य सचिव थे, और उसके बाद दूसरा चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, और 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसलिंग के थे, 4 सदस्यीय प्रीवी काउंसलिंग के थे, 4 सदस्य जो थे वो प्रीवी काउंसलिंग के थे। इन सभी नियुक्ति एवं पद च्युत का जो अधिकार था यह सम्राट को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? ये सब जितने जो है पद ये सम्राट को सौंपा गया था। कहा जाता है कि इन सदस्यों की जो नियुक्ति और पद च्युति का जो अधिकार था, पद चुनने का जो अधिकार था वह सम्राट को सौंप दिया गया था। 6 सदस्य में से एक चांसलर और चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव एवं 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसलिंग के सदस्य थे, 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसलिंग के सदस्य थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। एक थे कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा था नियंत्रक मंडल। उसके बाद बताया गया फिर आपको कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई थी। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ तक कि यह उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है कि अधिनियम का महत्व क्या था। अधिनियम का महत्व, तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यह था इस अधिनियम पिट्स इंडिया 1784 के एक्ट का यह अधिनियम का महत्व था। इस तरह से आप एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिए और याद कीजिएगा, यह बहुत आपका ज़रूरी पॉइंट्स है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट किधर चलते हैं। यह है आपका नेक्स्ट पॉइंट 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय का निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। यह 1786 के अधिनियम में इस तरह की परिस्थितियों को अपने परिषदों के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम, ये 2 प्रकार की जो अधिकार था, यह दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास था। किसके पास था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी का जो अधिनियम था, उस कंपनी के जो अधिकार था, उस अधिकार को और तेज़ी से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय जो राजस्व थे, राजस्व में से वेतन देने की व्यवस्था की गई। मतलब भारतीय राजस्व के वेतन से 20 वर्षों के लिए तो बढ़ा दिया गया था, और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भी भारतीय राजस्व से वेतन देने की भी व्यवस्था की गई। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट फिर चार्टर एक्ट 1813।
प्रत्येक एक्ट में बताया गया, प्रत्येक एक्ट में अलग अलग प्रकार से प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रत्येक चार्टर एक्ट में क्या क्या है। चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बता रहे हैं, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बताए, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। मतलब 1813 एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट के तहत ही मतलब एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। इसके ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति भी अनिवार्य थी। इस एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो इस तरह से आपको ये सब्जेक्टिव बात बताया जा रहा है, जो आपको मेंस पेपर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पेपर में भी प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। पूछा जाएगा इस तरह की क्वेश्चन कि 1813 चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या प्रावधान था, तो आप बता सकते हैं, पूछा जाएगा ना। पूछा जाएगा शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि की व्यय का प्रावधान किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो 1813 चार्टर एक्ट के साथ किया गया था। फिर पूछा जाएगा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की जो अनुमति मिली थी वह किस चार्टर एक्ट के तहत मिली थी, तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत मिली थी। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा और आपको आंसर बताना है। बताया जाता है कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर एक्ट ने कोलकाता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। इस तरह की बात चार्टर एक्ट 1813 में बताएगा। उसके आगे अब नेक्स्ट पॉइंट किधर चलते हैं, इस तरह से अच्छे से समझिए और नोट करते चलिए। इस तरह से 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1793 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813, ये सब पॉइंट आपको बताया गया। इस तरह से जो भी पॉइंट बताया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। ये आपको ज़रूरी का पॉइंट सब है, ये आपके एग्ज़ाम सब पॉइंट से बहुत ज़रूरी है। इस तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको राज्य व्यवस्था का जो पॉइंट चल रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट को अपलोड किया जाएगा। तो आज तक इसमें इतना ही पे समाप्त किया जा रहा है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से विचार कीजिए और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्वेश्चन को डील भी कीजिए। तो आज तक इतना ही।